हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रदीप एजीएस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों की बहुविकल्पीय टेस्ट सीरीज लाया हूं। यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन के 50 प्रश्न आपको 100 या उससे ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी कराने में सहायक होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षाओं यथा यूकेपीसीएस अपर एंड लोअर, आरओ, एआरओ, लेक्चरर एवं अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु उपयोगी होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं यथा पटवारी भर्ती परीक्षा, वन दरोगा भर्ती परीक्षा, वन आरक्षी भर्ती परीक्षा, उत्तराखंड पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, इंटर एवं स्नातक स्तरीय एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा, कनिष्ठ लिपिक परीक्षा एवं अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, 2011 में उत्तराखंड राज्य में सृजित नया विभाग है। ऑप्शन ए सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। ऑप्शन बी है खेल एवं पर्यटन, ऑप्शन सी आपदा प्रबंधन, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए श्री सोमपाल, ऑप्शन बी श्री सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन सी श्री आरपी सिंह, ऑप्शन डी श्री राम नायक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्री सुरजीत सिंह बरनाला। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी वह प्रथम राज्यपाल की जगह लिख देता है कि प्रथम गवर्नर, तो राज्यपाल को ही गवर्नर कहते हैं। साथ ही हमको यहाँ पे यह ध्यान रखना होगा कि प्रथम के साथ साथ ही वह कभी ये ज़्यादातर ये पूछ लेता है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, जिन्होंने कि 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड में राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए ब्रह्मकमल, ऑप्शन बी बुरांस, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी कमल। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मकमल। दोस्तों, ब्रह्मकमल मध्य हिमालयी क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाने वाला एक पुष्प है, जो कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कितने विकास खंड हैं? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन डी 99। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 95। तो दोस्तों, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो विकास खंड हैं वो पौड़ी जिले में है, जिनकी संख्या की 15 है, और सबसे कम बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है, जिनकी संख्या 3 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कालू मेहरा को, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता को, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे को, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालू मेहरा को। दोस्तों, आपको इसके साथ ये भी याद रखना है कि कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन, जिसको कि क्रांतिवीर नाम दिया गया था, बनाया था, जिसने कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो दोस्तों, आपको इसमें ये याद रखना है कि क्रांतिवीर जो गुप्त संगठन बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो कालू सिंह मेहरा के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी कौशानी, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कौशानी। दोस्तों, आपको इसके साथ ही यह भी याद रखना है
कि कौसानी में अपने प्रवास के लगभग 12 दिनों तक इन्होंने यहाँ पे प्रवास किया था के दौरान गांधी जी ने यहाँ पर अनासक्ति योग टीका लिखी थी। तो बहुत बार यह प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की जो टीका लिखी थी वह किस स्थान पर लिखी थी, तो वह स्थान है कौशानी। इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी जुड़ता है कि कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, आसंतिदेव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए रणचूलाकोट, ऑप्शन बी जोशीमठ, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोशीमठ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिद्र जिसके समकालीन थे? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी शक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौर्यों के। तो हमको ये प्रश्न बहुत याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि कुणिद लोग किसके समकालीन थे, तो कुणिद लोग मौर्यों के समकालीन थे। और इसी से आधारित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुणिद कुणिद जो वंश था या कुणिद जो शासक थे उनमें सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। अगला प्रश्न है, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 1512 ईस्वी, ऑप्शन बी 1513 ईस्वी, ऑप्शन सी 1514 ईस्वी, ऑप्शन डी 1515 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1515 ईस्वी। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन ए भवानी शाह, ऑप्शन बी प्रताप शाह, ऑप्शन सी कीर्ति शाह, ऑप्शन डी नरेंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप शाह, जिनका की दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो इनका कार्यकाल था 1871 से 1886 तक इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन बी हर्षचरित्र, ऑप्शन सी रामासार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राजतरंगिणी। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है उससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात कि बहुत बार यह प्रश्न आता है कि राजतरंगिणी से कहाँ की जानकारी प्राप्त होती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए मसूरी देहरादून, ऑप्शन बी नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड गंगोत्री उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल। तो दोस्तों नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है जो कि 318 सेंटीमीटर के आसपास होती है। उसके बाद स्थान आता है राजपुर। दोस्तों देखिए कि सबसे अधिक वर्षा भी नरेंद्रनगर में होती है ना, और सबसे कम भी टिहरी में दे रखा है 98 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है औसत वार्षिक वर्षा होती है।
अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मंदगाधन पर्वत, ऑप्शन बी मैनाक पर्वत, ऑप्शन सी कैलाश पर्वत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैनाक पर्वत। इसके साथ ही दोस्तों आपको यह याद रखना होगा कि जो शिवालिक श्रेणी है उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम हैं वाह्य हिमालय या हिमालय का पाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ पर हुआ या होता है? ऑप्शन ए जौलजीबी में, ऑप्शन बी डीडी हाट में, ऑप्शन सी मुनस्यारी में, ऑप्शन डी टनकपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जौलजीबी में। तो दोस्तों इसके साथ ही आपको यह प्रश्न रखना है कि बहुत बार यह भी पूछा जाता है कि जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा काली और गौरी नदियों के संगम पर जौलजीबी मेला लगता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हार्डी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून। दोस्तों जो हार्डी जलप्रपात है वो मसूरी के निकट है, जो देहरादून वाले क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी, ऑप्शन बी मंदाकिनी नदी, ऑप्शन सी विष्णुगंगा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो नंदप्रयाग है वहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। दोस्तों जो मंदाकिनी नदी है वह त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घूंटी से निकलती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मंदाकिनी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो उसका उद्गम स्थल हो गया त्रिशूल पर्वत के नंदा घूंटी से। अगला प्रश्न है, शारदा जिसको कि काली नदी के नाम से भी जाना जाता है का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए पिंडारी, ऑप्शन बी कफनी, ऑप्शन सी मिलम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगला प्रश्न है, शारदा काली नदी का उद्गम है। ऑप्शन ए पिंडारी, ऑप्शन बी कफनी, ऑप्शन सी मिलम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिलम। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों शारदा या जो काली नदी है उसका उद्गम स्थल पिथौरागढ़ में स्थित लिपुलेख के काला पानी या जिसको कि व्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है वहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा लिपुलेख दर्रे से शारदा या काली नदी का उद्गम स्थल होता है। तो उसके हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खतलिंग हिमनद निम्न में से किसका उद्गम स्थान है? ऑप्शन ए जलकुर नदी का, ऑप्शन बी भिलंगना नदी का, ऑप्शन सी पिलंग गंगा नदी का, ऑप्शन डी बाल गंगा नदी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भिलंगना नदी का। तो दोस्तों जो ये भिलंगना नदी है ये खतलिंग ग्लेशियर से होके और पुरानी टिहरी तक पहुंचती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुरानी टिहरी जो है वो टिहरी डैम में डूब चुकी है। तो आपको इसके साथ यह प्रश्न भी ध्यान रखना है कि टिहरी डैम किस नदी पर बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा भिलंगना नदी पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वन्य जीव विहार समूहों में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व में सही क्रम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, विंसर, ऑप्शन बी केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, विंसर, ऑप्शन सी केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर, अस्कोट, ऑप्शन डी नंदा देवी, केदारनाथ, विंसर, अस्कोट।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर, अस्कोट। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कृषि गणना 2010-11 के अनुसार कृषि जोतों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9,13,000, 9,12,000, 9,12,800, 9,14,800। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9,13,000। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दयारा बुग्याल, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी बेदनी बुग्याल, ऑप्शन डी हर की दून। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है फूलों की घाटी। दोस्तों आपको इस प्रश्न के साथ यह जानकारी मिलती है कि जो फूलों की घाटी है वह उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है, जो फूलों की घाटी है वो हमारे चमोली जनपद में स्थित है। और कई बार जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो हमें पता है ही कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, समूह कहा है उसने, ये भी ध्यान रखना है आपने कि बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि उसने कहा है कि किस जनपद समूह में है। तो इसका मतलब इसमें दो या उससे ज़्यादा समूहों की बात कर रहा होगा, क्योंकि जनपद पूछता तो एक में होता। तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह क्या है, एक ही जनपद में नहीं है, वो क्या है, दो जनपदों में फैला हुआ है। तो उसके हिसाब से आपके पास ऑप्शन ये है, पिथौरागढ़ एवं चंपावत, ऑप्शन बी चमोली एवं रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन डी नैनीताल एवं उधम सिंह नगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल एक दूसरे से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल का जो मिला हुआ क्षेत्र है, जो एक दूसरे को टच करता हुआ क्षेत्र है, उसमें ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न से बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम नेशनल राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। बल्कि कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि एशिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो उसका भी राइट आंसर क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। जो उस टाइम के तत्कालीन राज्य गवर्नर थे सर हैली, तो उनके नाम पे इसको स्थापित किया गया था। और उस समय इसका नाम यानी 1936 में इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। और 1957 में प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारियाँ मिलती हैं। दोस्तों साथ ही आपको इसके साथ यह भी याद रखना होगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 312.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका पौड़ी में है और 208.8 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो नैनीताल ज़िले में है। तो
एक तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो एक तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पशु है वह है बाघ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस में फूल कब लगते हैं? ऑप्शन ए फरवरी से अप्रैल, ऑप्शन बी मई से जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त से अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर से जनवरी। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड से होंगे उन सभी को पता होगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए फरवरी से अप्रैल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13%। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो तो मैं प्रश्नों को ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी झंगोरा, ऑप्शन डी मूंग। तो उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी होंगे उन सभी को इसका राइट आंसर पता होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झंगोरा। हमारे उत्तराखंड में जो झंगोरा है वो बहुत काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झंगोरा। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चमोली। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुब्जाम्रक निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी कुमाऊं, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून। अगला प्रश्न है, जागेश्वर धाम उत्तराखंड राज्य की किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी काली गंगा, ऑप्शन सी गौरी गंगा, ऑप्शन डी जटागंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जटागंगा। अगला प्रश्न है, शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी कोटद्वार, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो दोस्तों, शंकर जो गुफा है वह देवप्रयाग में स्थित है, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी हरिद्वार, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जनपदों में। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था वह 2 जनपदों में फैला हुआ था, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में, उसी प्रकार जो राजाजी नेशनल पार्क है वह इन तीनों ही जनपदों में फैला हुआ है। इसका जो फैलाव है देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार तीनों जनपदों में इसका फैलाव है। तो दोस्तों, इस प्रश्न से हमको कुछ और जानकारियाँ भी मिलती हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो यह हाथी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, भले ही इसमें और अन्य जानवर भी मिलते हैं, लेकिन हाथी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दूसरा, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और तीसरी बात, इसका जो क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी जिलों में ये क्या है फैला हुआ है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों, जैसे कि चावल के उत्पादन के बारे में पूछा गया है और इसके ऑप्शन
है ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। तो दोस्तों जो तराई वाला क्षेत्र होता है उसमें चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है उधम सिंह नगर में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है मिलम, ऑप्शन बी कफनी, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी सुंदर डुंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगोत्री। और गंगोत्री किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में, अर्थात मतलब उत्तरकाशी जनपद में इसका क्या है, अधिकतर क्षेत्र फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टिहरी में। दोस्तों जो ऋषिकेश है वह 3 जनपदों से टच है, जैसे कि टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। जैसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वह किस जनपद में स्थित है, ये नहीं पूछा जाता है कि किस शहर में स्थित है। तो नीलकंठ जो महादेव मंदिर है वह पौड़ी जनपद में पड़ता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चौफला क्या है? ऑप्शन ए तहसील, ऑप्शन बी लोकवाद्य, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी पवित्र स्थल। तो दोस्तों चौफला उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नृत्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 16.2%, ऑप्शन बी 16.75%, ऑप्शन सी 13.44%, ऑप्शन डी 14.07%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 13.44% या 13.44%। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी चमोली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजी जनजाति। तो दोस्तों जो राजी जनजाति है उसको बनरौत और बनराउत या जंगल के राजा आदि नामों से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यमुनोत्री उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 94, ऑप्शन डी 101। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 94। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए मार्च 2002, ऑप्शन बी मार्च 2003, ऑप्शन सी मार्च 2004, ऑप्शन डी मार्च 2005। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्च 2003। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में राजकीय वैधशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए रुड़की, ऑप्शन बी काशीपुर, ऑप्शन सी पंतनगर, ऑप्शन डी टिहरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टिहरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी गोपेश्वर, ऑप्शन डी बागेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड, ऑप्शन बी डॉक्टर AW सिल्टाटन, ऑप्शन सी प्रोफेसर रॉबर्ट कॉक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड। दोस्तों इसी प्रश्न पे एक क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा मुक्तेश्वर। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे चारण के उपनाम से जाना जाता है, या किसका उपनाम चारण है। ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी हरे कृष्ण रतूड़ी, ऑप्शन सी मुकुंदी लाल, ऑप्शन डी शिव प्रसाद डबराल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिव प्रसाद डबराल चारण। दोस्तों अगला प्रश्न, कवि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी युगांत, ऑप्शन डी चिदम्बरा। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चिदम्बरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही युग्मों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी, ऑप्शन बी इंद्रमणि बडोनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न से हमें दो और प्रश्नों की जानकारी मिलती है। कई बार पूछा जाता है कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, बहुत बार आता है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहते हैं और उत्तराखंड का गांधी, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। तो उत्तराखंड का गांधी नाम से इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 किलोग्राम में कितनी मुट्ठी होता है। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे उत्तराखंड में स्थानीय भाषा के भी कुछ मापन तोल प्रणालियां हैं, उसी के हिसाब से ये प्रश्न आया हुआ है, जिसमें कि मुट्ठी जो शब्द है इसके अनुसार हम अनाज को मापते थे और उसके हिसाब से इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 16 मुट्ठी, ऑप्शन बी 20 मुट्ठी, ऑप्शन सी 32 मुट्ठी, ऑप्शन डी 8 मुट्ठी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 मुट्ठी, अर्थात 1 किलोग्राम में 16 मुट्ठी होती है। उस हिसाब से आधा किलोग्राम में 8 मुट्ठी हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 65 एकड़ क्षेत्र में फैले IT पार्क उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी कोटद्वार, ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1968। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1965। दोस्तों इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में। दोस्तों आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।